हेलो दोस्तों, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम जब पढ़ रहे हैं, पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये तो इसमें मेनली फंडामेंटल राइट्स को कुछ हेड्स में डिवाइडेड कर सकते हैं हम, जैसे इक्वलिटी है, लिबर्टी है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और रिलीजियस फ्रीडम और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो ये आपके 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 हेड्स आपके बनके निकल आ गए हैं। तो इसकी शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा आइडिया हम आपको दे दें। आर्टिकल 12 है, स्टेट के बारे में बताता, और यही आर्टिकल 12 में स्टेट का जो मीनिंग दिया गया वही मीनिंग आर्टिकल 36, जब आप डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे तो वहां पर आर्टिकल 36 में इसी बात को मेंशन किया है कि इफ अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड, तो यही सेंस लिया जाएगा जो कि आर्टिकल 12 में स्टेट राज्य के बारे में। उसके बाद आता है आर्टिकल 13 लॉ, और ये जब आता है आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है आपकी सुप्रीम कोर्ट की, तो उसमें जो उसकी पावर लॉ के लिए है, तो विधि, तो ये डिबेट इसी सेक्शन को लेकर हुई है कि इसमें ये जो विधि का अर्थ दिया है क्या कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368, ये सब भी उसी के विधि के अधीन आएंगे। एक डिबेटेबल इशू है। जब हमने उसमें डिस्कस किया तो आपको अच्छी तरह समझाया था कि अब थोड़ा सा इस पे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि काफी बोल्डली सुप्रीम कोर्ट इसको अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन हाँ एक बाउंड्री जरूर बना दी कि एक बेसिक स्ट्रक्चर उसको डैमेज किसी भी हालत में पार्लियामेंट नहीं करेगी। चलिए फिर आगे चलते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है इक्वलिटी, यानी समता, समानता। तो इसमें जो 2 तरह के प्रिंसिपल आते हैं, जो कि ब्रिटेन में प्रिवेल करता है यूनाइटेड स्टेट में। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये यूके का प्रिंसिपल है। ये थोड़ा नेगेटिव नैरेटिव लिए हुए, तो नेगेटिव अप्रोच क्यों है इसलिए भी आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई कुछ रॉन्ग करता है, क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, तो उसके अगेंस्ट जो एक्शन लिया जाता है, तो वहां पर उसके अगेंस्ट जो भी प्रोसीजर लिया जाता है, तो एक नेगेटिव तरह की नेगेटिव एक्ट के अगेंस्ट लिया जाता है, तो उस तरह की पनिश करने के लिए जो तो उस स्टेप ली जाती है, तो उसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी लॉ के सामने सबको समान तरह से लिया जाएगा, हर अपराधी को। तो एक नेगेटिव इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये प्रोटेक्शन शब्द जब करते हैं तो जैसे किसी पैम्परिंग की जा रही है तो उसको जैसे उसके अपलिफ्ट करने के लिए, तो लॉ की इक्वलिटी, यानी लॉ कुछ तरह की रेमेडी प्रोवाइड कर रहा है, कुछ तरह की अपलिफ्टमेंट की चीजें, तो उस सेंस में तो इसको थोड़ा पॉजिटिव समझा जाता है। तो ये पॉजिटिव अप्रोच हो गई। ये आप दोनों चीजों को समझ गए। इन पर क्वेश्चन आ जा सकते हैं कभी कभी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ किस तरह का है, और प्रोटेक्शन जो वर्ड आता है तो वो पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है। और उसके बाद आगे चलते हैं हम, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15। अब यहाँ पे है ये बेस्ड ऑन रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ प्लेस। तो यहाँ वर्डिंग्स पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे किसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन जो किस आधार पे किया जा सकता है, रिलीजन यानी धर्म के आधार पे, बहुत कॉमन है वर्ल्ड वाइड, इवन इंडिया में इस तरह की चीजें पास्ट हिस्ट्री में बहुत तरह की देखे गए, जो उसको आप करेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उसमें समय लगेगा। लेकिन एक इस तरह का एक बहुत कॉमन है, इसके आधार पर काफी बड़ी बड़ी जंगें लड़ी गई ब्रिटेन और इधर यूरोप में, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में। और उसके बाद आ जाता रेस, ये भी बहुत बड़ा, अफ्रीकन के साथ जिस तरह का ट्रीटमेंट किया गया था वो रेस के बेस पे था, तो वो एक ग्राउंड हो सकता है। कास्ट, ये इंडिया स्पेसिफिक ग्राउंड है जो कास्ट सिस्टम, यहाँ जो वर्ण आश्रम को और मतलब ग्रीड के साथ
और डेवलप किया गया। वर्णाश्रम तो आपके ट्रेड ऑक्यूपेशन के बेस पे था, लेकिन उसमें इम्प्योरिटी, कोई भी अच्छा धर्म हो या कोई भी अच्छी विचार, शुरुआत में वो अच्छे विचार लेके शुरू किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो ग्रेडी लोग होते हैं ना, वो धर्म का मिसयूज करते हैं। कोई नया पंथ शुरू होता है, निश्चित तौर पे कोई अच्छे विचार, पुरानी जो पुरातन संदेह वाली सोच को उसको सुधारने के लिए की जाती है, धीरे धीरे उसमें वो इसी तरह से ये कास्ट सिस्टम है जो वर्ण आश्रम से, अब हर कोई ये सोचता है कि मेरी औलाद का फ्यूचर सिक्योर हो, तो इस तरह की चीजें चाहता है कि कोई आउटसाइडर ये लग्जरीज या कुछ बेनिफिट्स ना ले सके, तो वो इस तरह का प्रोटेक्शन चाहता है। तो वो कास्ट सिस्टम उसी का एक विकराल रूप है। तो कास्ट सिस्टम में इसके आधार पर बहुत डिस्क्रिमिनेशन, ये इंडिया स्पेसिफिक हो गया। और ये है सेक्स तो यानी लिंग, लैंगिक आधार पे वर्ल्ड वाइड हर जगह है, क्योंकि कुछ बायोलॉजिकल इस तरह की डिफरेंसेस होते हैं, तो उस आधार पर भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन रहता है समाज में। उसके बाद बर्थ प्लेस के आधार पर भी रहता है कि आप कहाँ पैदा हुए, पहाड़ पे पैदा हुए, आदिवासी क्षेत्र में, तो उस आधार पे। अब इसके बाद हम चल सकते हैं ये राइट के डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, अब ये इसका अगला पार्ट है, ये आर्टिकल 15 का, तो उसमें एंट्री इन पब्लिक प्लेस, तो इन्हीं आधारों पे किसी एक ग्राउंड पे भी एंट्री पे रोक नहीं लगाई जा सकती कि आप फला कास्ट के हैं, नीच जाति के या धर्म के हैं। तो पब्लिक प्लेस ये समझ लीजिए। अब यहाँ पर ये नहीं है कि किसी की धार्मिक या पर्सनल कोई प्रॉपर्टी है उस पर तो वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन उसका भी। पब्लिक प्लेस जैसे सिनेमा, पार्क है, ऐसी चीजें जहाँ पर हर किसी को जाने का अधिकार है, तो ये वर्ड पब्लिक प्लेस याद रखने का। तो आप बहस करने लगे कि हाँ हर जगह जाने का, किसी के घर में जाने की सोचने लगे। स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये डेफिनेटली बहुत सोच समझ के रखा गया और बहुत जरूरत। देखिए बच्चे के लिए वो इन्फेंट कंडीशन में है, तो उसमें तो उसको पूरी तरह से दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो उसको एक स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए। इसके साथ वीमेंस की बायोलॉजिकल साइकिल कुछ इस तरह की होती है कि हम उसको, जैसे कि इस समय बच्चा कैरी करती है लेडी, तो उसको स्पेशल लीव देना है, तो उसके लिए अलग लॉ बनाना, तो ये रीजनेबल और बिल्कुल तर्कसंगत है। तो इस आधार पर उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो उन्होंने, हमारे विद्वान कानून बनाने वाले, संविधान बनाने वालों ने ये प्रावधान रख दिया कि फालतू में इस बात पर डिबेट ना करें। इसके बाद होता है स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस। बहुत अच्छा टर्म, सोशल एंड एजुकेशनल, इस पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सोसाइटी यहाँ है, कास्ट सिस्टम इस तरह का भेदभाव रहा है, तो सोशल हो गया, एजुकेशन, और मोस्टली वही लोगों को एजुकेशन तक एक्सेस नहीं था, तो इन ग्राउंड पे एक अच्छा आधार बनता था, तो एक पर्टिकुलर क्लास को अपलिफ्टमेंट करने के लिए बना दिया गया। तो ये एक चीज ध्यान देने की। अब रिसेंटली कुछ अमेंडमेंट हुए, तो कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी को ये एजुकेशन और सोशल के अलावा आज इकोनॉमिक क्लास पे, मतलब इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड हैं उनके लिए भी, इवन दो बिलोंग टू द हायर कास्ट, यानी उस कास्ट में उनको 10% का रिजर्वेशन जो किया गया। तो अभी ग्राउंड एजुकेशनल के अलावा ये आपका इकोनॉमिक ग्राउंड भी जुड़ चुका है। अब इधर देखिए आपके सोशल सब क्लॉज है 19G का, जो ट्रेड और यस से रिलेटेड है। तो इसके और आधार पर आप जो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, लेकिन उसको स्पेशल प्रोविजन देने के लिए किसी को प्रोटेक्शन, जैसे वुमेन या कुछ आप सोसाइटी में जानती है सरकार की, इसको देना चाहिए। तो उस ग्राउंड में कोई चैलेंज ना करे, तो यहाँ पे एक 93rd अमेंडमेंट जो 2015 में किया गया, नथिंग इन दिस आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 91 clause G प्रिवेंट स्टेट फॉर मेकिंग स्पेशल प्रोविजन। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया ये 2015 की बात। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा ये। अब इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, भाई सरकारी नौकरी, आज भी सरकारी नौकरी की जरूरत है, क्यों? उसमें एक जॉब सिक्योरिटी है,
और नो डाउट पार्क, एक्स्ट्रा पार्क जो होती है उसको लीगल नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत बड़ा चांस है, उसी के कारण लोग अट्रैक्ट होते हैं। सोसाइटी है, सबको पता है, पर जो जुडिशरी में बैठे हैं या जो ऊपर प्रेसिडेंट या पार्टी लीडर, सबको पता है, लेकिन ये चीजें हैं एग्जिस्ट करती, सबको पता है, लेकिन इस तरह से व्यवहार में है, इसीलिए सोसाइटी में हर आदमी लगा रहता है इसके लिए। तो ये यहाँ पर हर किसी की फर्स्ट चॉइस होती है गवर्नमेंट जोन। तो इसमें क्या है कि कोई ऐसा ग्राउंड नहीं होगा कि नो सिटीजन सेल ऑन ग्राउंड ऑफ ओनली रिलीजन रेस, वही ऊपर वाले ग्राउंड। यहाँ देखिए, यहाँ पे थोड़े से बस डिफरेंस आते हैं, डिफरेंस समझ लीजिए, रिलीजन रेस और आपका सेक्स हो गया, कास्ट हो गया, इसके अलावा डिसेंट एंड रेजिडेंस, ये दो पॉइंट्स और बढ़ गए। तो इस आधार पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे आप उसको मना नहीं कर सकते कि वो कहाँ रह रहा है। जब बर्थ हुई, अब कोई फॉरेस्ट ऑफिसर है, हो सकता है उसकी ट्राइबल एरिया में पोस्टिंग हो तो वहां उसकी बर्थ हो सकती है, लेकिन रहने वाला और बाई चांस मजदूरी करने आए हुए हैं दिल्ली में, बर्थ तो ही उसकी अर्बन एरिया में, लेकिन बाद में जाके वो रह रहा है, उसकी एजुकेशन हो रही है ट्राइबल एरिया में, जंगल में, तो उसके आधार पर उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो ये ग्राउंड भी दे दिया। ये बर्डिंग को आप समझिए, क्योंकि ये समस्या आ सकती थी, उन लोगों ने सोचा था हमारी सोसाइटी की नेचर क्या है, किस तरह से आदमी को पीछे धकेला जा सकता है। तो इसके आधार पे अब इसके बाद जाते हैं, ये क्लॉज था 2 जो बता रहा था नो सिटीजन सेल ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, और इसके ग्राउंड पे उसको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से हटा, मतलब आने से नहीं रोका जा सकता उस ग्राउंड पे। नथिंग इन दिस आर्टिकल सेल प्रिवेंट स्टेट बैकवर्ड कास्ट नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंट। हाँ, ये चीज क्लास 4 में एक और चीज है, अब स्टेट किन ग्राउंड पे स्पेशल प्रोविजन कर सकती, अब बैकवर्ड कास्ट यानी जो किस ग्राउंड पे, एजुकेशनल और सोशल, एक एज ओल्ड जो ग्राउंड्स हैं बैकवर्डनेस के, वो उन ग्राउंड्स पे किसी के स्पेशल प्रोविजन करने के लिए पहले का लिखा हुआ है। अब तो वो आपको इकोनॉमिक क्लास वाला आप जुड़ गया, तो इसीलिए वो दिए हुए हैं उस पर कि अगर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो उस आधार पे कुछ स्पेशल प्रोविजन करके उनके लिए स्पेशल बैकलॉग निकालना, इस तरह का कुछ कर सकती है। उसके बाद 2018 में 2018 में ये है आर्टिकल 16(4)(a) प्रमोशन में। अब इक्वली प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, और ऑफिस लेवल पे बहुत गंदी हरकतें चलती हैं कि अवॉइड करते हैं, अगर ट्राइबल एरिया से कोई बंदा आया तो उसको प्रमोशन नहीं देना, उसके में कुछ अड़ंगा लगा देना। प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक चीजें हैं जो इवल है हमारी सोसाइटी की, वो उसमें उनको जब सामने आई तो उनको ये अमेंडमेंट करके इसमें ये रखना पड़ा कि उनको प्रमोशन में वरीयता कैसे दी जाए। फिर उसके बाद होता है आर्टिकल 16 क्लास 4(b), ये था प्रमोशन के अनफिल्ड प्रीवियस ईयर वैकेंसी। अब कोर्ट में चैलेंज करने चले जाते हैं कुछ लोग, स्टूडेंट सोसाइटी से है तो वो नहीं चाहते ट्राइबल को कि उस ग्राउंड को चैलेंज कर दिया, और कोर्ट का जज का माइंडसेट, हर जज अलग सोच का है, हो सकता है इसकी सोसाइटी से आता है। हमारे यहाँ इस जज के सिलेक्शन में अभी इस तरह का कोई फेयर प्रोसीजर तो है नहीं, तो एक वो चेन सी है, तो हो सकता है वो सोसाइटी से उसको नहीं अच्छा लगता, उसने दे दिया। तो लेकिन ये डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में जो लीडर्स आते हैं वो पब्लिक के वोट पे आते हैं, तो उनको तो जवाबदेही देनी है। तो उन्होंने ये पाया कि अब ये है कि प्रीवियस ईयर में वैकेंसी नहीं हो पाती है फुलफिल, तो उसमें आगे ईयर में उसको कंटिन्यू करने के लिए स्पेशल प्रोविजन कर सकते हैं। तो आप आर्टिकल 16 का समझ लें कि ये तो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है, बहुत बड़ा इश्यू रहता है गवर्नमेंट जॉब का, और इलेक्शन में भी बहुत इन्फ्लुएंस रखती है इस चीज। अब उसके बाद है एब्लिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब ये धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बिल्कुल तो इरेडिकेट नहीं हुआ है, लेकिन यही वही है कि किसी ग्राउंड पे किसी को साथ भेदभाव, छुआछूत का पहले बहुत प्रिवेल करता, अभी भी है,
लुका छिपा उनकी हैबिट्स में कुछ अभी भी है, लेकिन स्टूडेंट जो दोस्त होता है, दोस्ती में ये चीजें नहीं आती। तो जितना आदमी मिक्सअप होगा सोसाइटी, तो उस तरह से ये चीजें धीरे धीरे जाएंगी। होपफुली इन फ्यूचर हम इसको कम होते देखेंगे। अब इसका आगे आर्टिकल है, आर्टिकल 18, एरेडिकेशन ऑफ टाइटल। अब ये सारे टाइटल पहले पैम्परिंग करते थे ब्रिटिशर को, तो उनके चमचागिरी जो करते थे उन्हें रॉय साहब का अवार्ड और इस तरह के उपाधियां दी जाती हैं। ये टाइटल सोसाइटी में उस टाइटल है, तो इनडायरेक्टली एक मैसेज था कि इनके लिए कुछ स्पेशल प्रिविलेज मिलना चाहिए सोसाइटी में। उनके लिए सरकार के साथ, सरकार के कारिंदे हैं उनके साथ दूसरे क्लास का, स्पेशल क्लास का बिहेवियर करेंगे, तो उनके कोई प्रोजेक्ट है या कोई बिजनेस ट्रेड, तो उन्हें बेनिफिट मिलता था। ये उपाधियां इसीलिए दी जाती है। तो उनने कुछ सर्विस, स्पेशल सर्विस ब्रिटिश सर्च के लिए क्या हुआ, तो उस लोगों को मिलता था, तो वो सारे हटा दिए हैं। अब किस आधार पे? एजुकेशन के आधार पे। आपने मेहनत करके डिग्री ली है, या दूसरा ऐसा कभी कभी किसी विद्वान व्यक्ति को ऑनररी डिग्री भी दे दी जाती, डॉक्टरेट की, तो वो भी वैलिड है। और ये मार्शल डिग्री, मार्शल, ये इस तरह के अवार्ड किए जाते हैं टाइटल, जैसे परमवीर चक्र और इस तरह के, तो इनको अलाउ किया गया। ये 2 तरह के अलाउ हैं, बाकी रॉय साहब और फला साहब सब साहब हो गए गायब। अब आर्टिकल 19, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट। अब ये सारे सिटीजन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट 19 क्लॉज 1 में क्या दिया हुआ है? सिटीजन, ये केवल नागरिकों से संबंधित है, ये समझने की बात, कि क्वेश्चन इसी पे आ सकता है कि आर्टिकल 19 जो हमारे हैं, तो इसमें मोस्टली आदमी ये सोचता है कि ये लेमन, अब थोड़ा डिबेट चल रहा है मीडिया एरिया में, तो लोगों के दिमाग में आता है आर्टिकल 19 केवल बोलने से संबंधित, लेकिन इसके काफी कई डायमेंशन है। अब देखिए, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये तो पहला है ए, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का ए, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके बाद है असेंबली। अब स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहाँ करोगे? असेंबली, लोगों को बुला के कुछ मीटिंग ईटिंग कर रहे हो, वहां पे असेंबली करने की आपको अधिकार है, तभी तो कोई सुनेगा आपको। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन। अब मिलोगे, रेगुलर मिलोगे, तो एक एसोसिएशन आप उसके लिए बनानी पड़ेगी, कंटिन्यू कोई अपने विचार लगातार प्रचारित करने। तो तीसरा वो हो गया स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो पहला है स्टार्टिंग। फिर उसके साथ एसोसिएशन भी करना होगा, असेंबली भी करने, उससे पहले असेंबली करोगे, तो एक स्टेप बाय स्टेप। फिर उसके बाद क्या होगा? मूव फ्रीली द होल टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो पूरे भारत में आपको फ्रीली, दो कुछ रीजन, बॉर्डर रीजन पर अभी भी रिस्ट्रिक्शन है, इसको कोई बड़े नहीं, ऑफिसर से परमिशन लेके आप जा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के कुछ रीजन में इस तरह का है, तो फ्रीली मूव करने का। अब तो जम्मू कश्मीर में भी आपको फ्रीली मूव करने का राइट मिल गया, तो स्टेप बाय स्टेप फ्रीली मूव कर सकते हैं। उसके बाद क्या? अब मूव करोगे, दूसरे स्टेट में पहुंचे, आपको क्लाइमेट अच्छा, अब भाई यहीं रहना चाहिए, तो आप सेटल भी हो सकते हो। अब तो कश्मीर में भी सेटल होने का, जबकि सेटल हो सकते, रेंट पे रह सकते हो आराम से कहीं पर। परचेज करने में थोड़ा सा ये उत्तराखंड में अभी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन हाँ, कंपनी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर भी नहीं। तो रिजाइड एंड सेटल इन इंडिया एनी टेरिटरी, इंडिया की इंडियन टेरिटरी में कहीं पर भी। और इसके बाद यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज याद रखने की, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आपका एक जो राइट था, जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ साथ आगे के राइट्स में जो मूव भी कर सकते हो पूरी टेरिटरी में, रिजाइड भी कर सकते हो, तो उसके बाद था यहाँ पर प्रॉपर्टी का। तो इसको 44th अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में रिमूव कर दिया गया। तो वो एफ आता था, यानी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 एफ, वो रिमूव कर दिया गया। उसके बाद जी, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, ना अपनी इच्छा का, ये इच्छा का ही मतलब ये नहीं कि आप डकैती डालोगे वो भी इच्छा हो गया, मतलब लीगल कुछ वैलिड जो चीज है, तो किसी टाइप का प्रोफेशन, वो किसी कास्ट हो या उसके आधार पर नहीं, आप इंटरेस्टेड हो, आप कैपेबल हो, तो कर सकते हो। तो इस पे एक केस भी था, सुडान सिंह
वर्सेस म्यूनिसिपैलिटी, दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी। उसमें यह था कि रोड साइड पर अंदर खोंचा कोई करके मेहनत से ईमानदारी से कोई काम कर रहा है तो उस पर रोक नहीं लगा सकते। इट इज योर ड्यूटी टू प्रोवाइड सम शेल्टर फॉर देम, पुअर सोसाइटी, तो उनके लिए। लेकिन ग्राउंड पे क्या होता है, उनसे भी वसूली की जाती, वो अलग। लेकिन हम तो अच्छी अच्छी बातें कानून की है बोलने के लिए वो करेंगे। ग्राउंड पे जब तक एग्जीक्यूशन एक बड़ी समस्या है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बढ़िया है, नो डाउट। अब इसमें देखते हैं, इसमें आगे आपके लिए आर्टिकल 19 में अब ऑल सिटीजन, केवल सिटीजन पे लागू होते हैं। और फॉरेनर आके नहीं बोलेगा यहाँ पे, जैसे कि अभी गोवा में जो हुआ था, वहां पे वो कश्मीर फाइल पे अपना स्टेटमेंट दे के गए थे, वो काफी डिबेट हुई थी। इजराइल का कोई चेयरपर्सन बनाया गया था जूरी में, तो आप नाम उसका याद रखना, क्वेश्चन में वो भी आ सकता है। अब जैसे इंडियन सिटीजन हो गया, अब ये किसके अगेंस्ट है? आर्टिकल 90, तुम किसी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट तो नहीं आ सकते हो कि साहब अब तुमने क्यों रोका मुझे यहाँ पे आने से, तो वो आपका उसमें आ जाएगा आईपीसी के अंदर। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये आप क्लेम करेंगे फंडामेंटल राइट, ये स्टेट के अगेंस्ट होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉट एब्सोल्यूट। और आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 की तरह एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि वो आपके रहते हैं जीवन से। ये कोई जीवन से संबंधित नहीं कि आप ये आपको बोलने नहीं दिया तो मर जाओगे। ये बहुत इसेंशियल है एक इवॉल्व सोसाइटी के लिए, मतलब एक लिटरेट सोसाइटी और मॉडर्न सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन ये एब्सोल्युटली इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है। तो आपने यहाँ पे जो पॉइंट पढ़े थे, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का है, उसके साथ है असेंबली का है, फिर एसोसिएशन बनाने का है, मतलब बोलने का, फिर आप सभा करने का, उसके बाद संघ यानी एसोसिएशन बनाने का, फिर फ्रीली मूव करो ऑल टेरिटरी में, वो हो गया। फिर उसके बाद रिजाइड भी कर सको, रुक सको। प्रॉपर्टी का था, उस पर रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया। उसके बाद आप है कि अपने मर्जी का ट्रेड प्रोफेशन वो कर सकते हैं। लेकिन इस पे कौन कौन से ग्राउंड पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं? तो सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पे तो इमरजेंसी भी लग जाएगी अगर इंटीग्रिटी की समस्या आएगी। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, ये भी राष्ट्र की सुरक्षा तंत्र पे अगर वो हो रहा है, तो कुछ ऐसे तुम एक्टिविटी कर रहे हो, बोल रहे हो इस तरह के, तो उस पर भी फ्रीडम रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, हाँ फ्रेंडली रिलेशन है कि फ्रीडम नहीं, फ्रेंडली रिलेशन। अब आपके नेपाल के साथ फ्रेंडली रिलेशन है, तो आपको पता चला उन रिलेशन के अगेंस्ट तुम कुछ काम कर रहे हो, तो वहां पर भी आपको कुछ आंसर नहीं बोलने दिया जाएगा। एक इस तरह पे पब्लिक ऑर्डर, और पब्लिक ऑर्डर में क्या रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए पब्लिक, हाँ इसको लगाने से पहले। अब पब्लिक ऑर्डर के ग्राउंड पे पता चला आईएएस और पीसीएस अधिकारी हर चीज में मिसयूज ना करे, तो रीजनेबल ग्राउंड हो कि पब्लिक ऑर्डर से डैमेज हो रहा है, तो तब उस ग्राउंड पे आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये कारण है, इसके कारण ये संभावना है, तो उस आधार पे लगा सकते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। कोर्ट ऑन रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो जितने भी होते हैं उनके लिए बहुत एक बड़ा टूल्स के तौर पर होता है कि हम अगर इज्जत नहीं करेंगे तो फिर उसका पालन क्या होगा, उसकी जजमेंट की कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर ये चीजें ना हो तो हर पुलिस वाला कंटेम्प्ट करता फिर ये जुडिशियल डिसीजन है जितने भी। डिफेमेशन, एक ये चीज भी है, डिफेमेशन नहीं करोगे क्योंकि ये भी पर्सनल राइट रहते हैं किसी के बंदे के, तो अपने राइट के लिए स्पीच और बोलने के लिए, तुम्हारे बोलने का राइट तुम्हारे किसी दूसरे के डिग्निटी से ऊपर नहीं जाता है, तुम्हारे बोलने के उसकी डिग्निटी वो कर दो। साफ कुछ ग्राउंड है वो आईपीसी में आपने जैसे पढ़ा है, डिफेमेशन के किस ग्राउंड पे कर सकते हैं, ट्रूथ है, तो उस वो जब आईपीसी पढ़ेंगे तो हम उस तरह में डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे दिए। अब होगा इंसाइटमेंट टू कमिट एन ऑफेंस। हाँ, इसमें अबेटमेंट वाली जो प्रोसेस हुई ना कि उकसा दो किसी को कि हाँ ये करो, ये ऐसे लोग हैं तो इस तरह की आप ऐसी बात है, ये रिलीजियस लीडर कभी कभी भड़का देते हैं,
तो अभी कुछ देखते हैं कि रामनवमी पे कुछ हो गया है, कभी कोई धार्मिक जुलूस, उस पर पत्थरबाजी। तो ये इस तरह के अपने फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ग्राउंड पर तुम ये नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 दूसरे के ऊपर समस्या तुम क्रिएट कर दो अपने ग्राउंड, तो बंदिश है। आर्टिकल 19 एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, अच्छा भी है इसमें। अब इसके बाद जाते हैं आर्टिकल 20 एक्स पोस्ट फैक्टो। हाँ, ये आप समझिए कि कोई भी घटना कानून बनने से पहले आपने कर दी, और स्पेशली ये क्रिमिनल केसों में अप्लाई होता है। अब ये टैक्स से रिलेटेड है, उस पर ये तो एक बार को छूट ही रह जाएगी, लेकिन आपने कोई काम जिस समय किया है तो वो फैक्ट हो गया, तो आपने उस टाइम वो अपराध जो आज की तारीख में अपराध है, अगर पहले उसमें कानून बनने से पहले किया तो उस आधार पे आपको उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। अब ये इसमें एक केस भी है, हाथी सिंह मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, कभी केस भी पूछ लेते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो यानी पूर्व में किया गया कोई तथ्य, आप बता दें। डबल जेओपार्डी, अब एक ही अपराध के लिए आपको 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। अब जैसे कि आपने लोअर कोर्ट में पनिश कर दिया, आप अपील में नहीं गए, या अपील में गए तो वहां पर भी आपको कुछ कम करके पनिशमेंट दे दिया, तो उतना इन्फ्रिंजमेंट आपने काट लिया, अब उसी ग्राउंड पर फिर से चले गए, नहीं, उसको आप एक ही अपराध के लिए बार बार अपराधी बना के दंडित नहीं किया जा सकता। दूसरा आधार ये था। अब प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि पुलिस डंडा मार के जो करा लेते, तो उसमें एविडेंस एक्ट में इसीलिए पुलिस का के सामने किया बयान कोई वैलिड नहीं, उसकी कुछ वैल्यू नहीं है, तो वही चीज है। तो आगे, और ये एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसके लिए है? हम जो बातें कर रहे हैं, ये जो अक्यूज होता है, यानी जिसपे एलिगेशन लगा होता है कि इसने अपराध किया, उसके लिए है। और इसमें एक केस भी आया था जिसमें बताया गया कि इट इज फॉर द अक्यूज, नॉट फॉर द विटनेस। दिस प्रोटेक्शन अवेलेबल फॉर द अक्यूज, यानी अभियुक्त के लिए ये इस तरह के जितने भी प्रावधान दिए गए। अब ये एमपी शर्मा वर्सेस सतीश शर्मा, ये केस था एक्सेप्ट से कि प्रोटेक्शन नॉट प्रोवाइडेड फॉर विटनेसेस। तो आप समझ गए ये चीज आर्टिकल 20 में 3 तरह के स्पेशल पॉइंट्स। हो सकता है आपको मजा आया हो, तो इसके साथ अब आगे के आर्टिकल हम आगे फिर पढ़ाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।